हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन ही हैं जो इसमें से फ्रेम होते हैं। बट इस चैप्टर से हमें समझ में आता है कि 11th और 12th क्लास के फिजिक्स का कंटेंट क्या आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके से फाउंडेशन है ये सभी 11th और 12th के चैप्टर्स का। हमें एक आइडिया मिलता है कि फिजिक्स या साइंस किस तरीके से आगे बढ़ती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग हम आए तो ये जाने सबसे पहले तो इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स। तो मैं बाद में आऊँगा, सबसे पहले व्हाट इज साइंस। अभी हम 10th पास करके आ रहे हैं। 10th में हमारे पास एक ही सब्जेक्ट था साइंस, उसके कुछ सब टॉपिक्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इस बार फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, और जिन्होंने बायोलॉजी लिया है वो बायोलॉजी वो पढ़ेंगे, अदरवाइज जो है वो मैथमेटिक्स। सबसे पहले तो ये समझे कि व्हाट इज साइंस। हमने साइंस पढ़ लिया, 10th में हम पास हो गए, बहुत अच्छी बात है। नाउ व्हाट इज साइंस, क्या है साइंस, क्या है? तो अलग अलग आंसर्स आएंगे। इस बात को अगर समझे तो साइंस है नेचर के फिनोमेना को समझना। ठीक है, साइंस इज अ स्टडी टू अंडरस्टैंड फिनोमेना विच आर प्रेजेंट इन नेचर। नेचर में पहले से वो फिनोमेना वो प्रेजेंट है। सुनने में कुछ ऐसा लग सकता है हमें कि ये तो ज्योग्राफी की बात हो रही है कि भाई साइंस क्या है, नेचर के फिनोमेना को समझना। नहीं, ये ज्योग्राफी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल में हम बात करें तो हम बात करते हैं ग्रेविटी की। इतना सब बच्चे जब जानते हैं कि ग्रेविटी का मतलब ये नहीं है कि जिस दिन न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था उस दिन से ग्रेविटी स्टार्ट हुई थी। ग्रेविटी लाखों सालों से नेचर में थी। जिस दिन न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा उसने सोचा कि यार ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तब उन्होंने सोचा और तब उन्होंने ये फाइंड किया कि भाई कोई चीज़ है जो हमें खींचती है। उन्होंने नाम दिया ग्रेविटी एंड सो ऑन। सो द थिंग इज दैट कि नेचर में वो सब चीज़ें पहले से हैं। चार्ज, मास, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब नेचर में लाखों सालों से हैं। तो नेचर के अंदर साइंस पहले से मौजूद है और हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं। सो व्हाट इज साइंस? टू स्टडी द फिनोमेना विच आर प्रेजेंट इन नेचर। हम उसको स्टडी करके फिर साइंटिफिक मेथड होता है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि ऐसा ही नहीं बस पढ़ लिया, हमने उसको पढ़ा, उसको समझा, उसके एक्सपेरिमेंट किए। जैसे न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा तो उन्होंने एप्पल को थोड़ी हाइट से गिराया, फिर थोड़ी ज़्यादा हाइट से गिराया, तो उन्होंने देखा कि हर केस में ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ एक थ्योरी बनाई, कुछ फॉर्मूले बनाए। वो फॉर्मूले फिर आगे जो है वो बहुत सारी और अलग अलग चीज़ों पर जो है वो एप्लीकेबल हुए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि व्हाट इज साइंस? स्टडी द फिनोमेना विच आर प्रेजेंट इन नेचर और इन द साइंटिफिक मैथड, इन द साइंटिफिक मैनर। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय साइंटिफिक मैनर। ठीक है, सो व्हाट इज साइंस and what is scientific method? Okay, so what is science की बात मैंने आपको बता दिया। Now what is scientific method? ये भी बात मैंने अभी एक ओवरव्यू में एक एग्जांपल में आपसे शेयर किया, एक बार और कर लेता हूँ। तो साइंटिफिक मेथड जो हम नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करते हैं, अगर हम इसके आंसर पे आए तो जो हम नेचर की स्टडी करते हैं दैट इज साइंस। और वो नेचर की स्टडी का जो स्टेप्स है वो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, देखना और ऑब्जर्व करना। टू सी एंड टू ऑब्जर्व में क्या डिफरेंस होता है? न्यूटन से पहले भी कई लोगों ने एप्पल को गिरते हुए देखा होगा हजारों सालों से, पर किसी ने उस चीज के बारे में ऐसा नहीं सोचा, उसको इतनी ध्यान से नहीं देखा, उसको इतनी ध्यान से उस बारे में नहीं सोचा। सो न्यूटन ऑब्जर्व द फॉलिंग ऑफ एप्पल। ठीक है, बाकी लोगों ने ठीक है देख लिया, तो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया। फाइन, सो ऑब्जर्वेशन मतलब किसी भी चीज को देखना, उसके बारे में सोचना कि ऐसा क्यों हुआ, दैट इज टर्म्ड एज ऑब्जर्वेशन। सेकेंड पॉइंट होता है एक्सपेरिमेंट। हमने अगर किसी चीज को ऑब्जर्व किया उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट, हम उसके बारे में और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, फिर हमारे को एक साइंटिफिक फॉर्मूला जिसको हम मैथमेटिकल मॉडलिंग भी बोलते हैं।
सो मैथमेटिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, मॉडलिंग भी बोल सकते हैं. सो द थिंग इज, सबसे पहले ऑब्जर्व किया, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर फाइनली उसका फॉर्मूला बनाया. सो दिस इज द होल व्हाट इज साइंस एंड व्हाट आर साइंटिफिक मेथड्स. क्लियर यहां तक? ओके ओके. सो तो हमने देखा कि हम साइंस में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, साइंटिफिक मेथड क्या है. अब साइंटिफिक मेथड के साथ हमें, जब हम इस नेचर में चीज जो पहले से है उसको ढूंढ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि साइंस में हम करते हैं डिस्कवरी. ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा. ठीक है, तो साइंस में हम करते हैं डिस्कवरी. जैसे अभी एक एग्जांपल लिया हमने, तो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी किया था न्यूटन ने. वो पहले से था, उसको ढूंढा, उसको डिस्कवर किया न्यूटन ने. अब इसी तरीके से हम अगर एक एग्जांपल लें या बात करें, तो हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की. सो टेक्नोलॉजी में हम बोलते हैं मेनली वर्ड डेवलपमेंट. अब इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों का, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिस्कवरी, डेवलपमेंट. ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं. सो हम बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की. ठीक है, तो कोई वाटरफॉल है, कोई झरना है. अब उसका पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है. पानी ऊपर से नीचे गिरने का रीजन क्या है? ग्रेविटी. ठीक बात है. तो ग्रेविटी पहले से मौजूद थी, उसको किसी ने डेवलप नहीं किया. लेकिन उस झरने पर, उस वाटरफॉल के नीचे हम एक टरबाइन लगा दें, उस टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हुआ. ओके, तो हमने जो टरबाइन लगाने की जो टेक्नोलॉजी यहां लगाई, उससे इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हुआ. ठीक, तो डिस्कवरी हमने क्या किया था? ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी. तो ग्रेविटी हमने डिस्कवर किया, विच इज अ पार्ट ऑफ साइंस. उस गिरते हुए पानी का हमने ह्यूमैनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए हमने एक बेनिफिट लिया, और वो बेनिफिट का हमने क्या किया? एक टेक्नोलॉजी लगाई, एक टरबाइन की, जिस टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हुआ. सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, इनका रिलेशन आई थिंक क्लियर. ओके, सो अब साइंस के अंदर, जैसे कि और भी सब सब्जेक्ट्स में होता है, तो साइंस में भी है ये बात कि नो फाइनल थ्योरी. कोई सी भी थ्योरी फाइनल नहीं है. हम कोई भी थ्योरी को मानते हैं, इसका मतलब है कि अभी तक, आज की तारीख तक वो चीज बेस्ट है, वो बहुत क्लोज है, लास्ट चीज है जो कि साइंटिस्ट ने बताई है कि भाई ये ग्रोथ करते करते यहाँ तक पहुंच गए. लेकिन उसके बाद कोई और साइंटिस्ट आएगा, वो उससे और अच्छी बात बोलेगा, तो उसके अंदर और एडिशन हो जाएगा. ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें. मैकेनिक्स की स्टोरी बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी साइंटिस्ट आते गए और आज तक भी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है. और इसमें हम अगर बात करें, तो कॉपरनिकस की बात करें अगर, तो कॉपरनिकस ने कहा था कि सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं. कॉपरनिकस का कहना था सन के अराउंड प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं. उनके कुछ साल बाद केपलर आए, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं घूम रहे, उन्होंने कहा घूम तो रहा है बट सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में. तो क्या हुआ? और ज़्यादा बेटर, और ज़्यादा रिफाइंड एक थ्योरी आई. तो हम आज अभी तक हम मानते हैं केपलर्स लॉ. ठीक है, अब हो सकता है कि आगे चल के और कोई आ जाए जो इसको और अच्छे से जो प्रूव कर दे, बट नो फाइनल थ्योरी. थ्योरीज में इम्प्रूवमेंट होता रहता है. इनफैक्ट कुछ मज़ेदार कहानियाँ भी हैं, जैसे अभी जो मुझे आपसे शेयर करना है या याद आ रही है, वो है ऑर्स्टेड. ठीक है, एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड, नाम लिख देता हूँ यहाँ पर. ओके, अब ये जो ऑर्स्टेड थे, ये टीचर थे, ये अपने स्टूडेंट्स को ये बताया करते थे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होती. ये ऐसे ही पढ़ाते थे और एक्सपेरिमेंट तक करके अपनी क्लास के अंदर ये बताते थे. अब एक मज़ेदार बात, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा फ्रेम कर रहा हूँ. अब जैसे ये एक इलेक्ट्रिक करंट जो ऑर्स्टेड ने पढ़ाया कि भाई ऐसे इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है और इसके पास में हमने यहाँ पर एक मैग्नेट रख दिया, तो इस मैग्नेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है, इस मैग्नेट का कोई ना कोई नॉर्थ साउथ रहा होगा. अब ऐसा नहीं है कि मैग्नेट
पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा हो रहा है कि फर्क दिख नहीं रहा और मैग्नेट की पोजीशन ऐसी है कि वो फर्क नहीं दिख रहा। तो ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट, अब ये बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हुई है जो कि बाई चांस हमने जो है डिस्कवर किया है साइंस में। मैं कुछ अभी आपसे शेयर करने वाला हूँ जिनमें से एक ही है। तो ऑर्स्टेड जो कहते थे इलेक्ट्रिक करंट से कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होती और उस चीज़ को क्लास में पढ़ाते थे। अब एक बार जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ये जो वायर है, ये जिस इलेक्ट्रिक वायर से ये पढ़ाया करते थे, ये इलेक्ट्रिक वायर थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो जब इसका यहाँ पर कुछ मूवमेंट हुआ तो उन्होंने देखा कि इस मैग्नेट के अंदर भी कुछ मूवमेंट देखने को मिला। तो जो ऑर्स्टेड ये पढ़ाया करते थे कि इलेक्ट्रिक करंट से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होता, वही ऑर्स्टेड के नाम पर 1820 के अंदर उनको आज तक या आगे तक भी ये क्रेडिट दिया जाएगा कि इन्होंने डिस्कवर किया था सबसे पहली बार कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऑर्स्टेड डिस्कवर्ड कि इलेक्ट्रिक करंट डेवलप मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग द वायर। सो ये एक अलग डिस्कवरी। उसके बाद फिर सेम 1820 में, अब देखो, देखा ऑर्स्टेड ने, पर फॉर्मूला ऑर्स्टेड नहीं बना पाए। वो फॉर्मूला एक दूसरे साइंटिस्ट ने बनाया। ये सब हमारे 12th में आएगा, लेकिन बस केवल एक शेयर करने वाली बात, एक नॉलेज वाली बात। फॉर्मूला बनाया दूसरे साइंटिस्ट ने, उनका नाम था बायट-सैवर्ट। तो देखा एक ने, फॉर्मूला दूसरे ने बनाया, लेकिन साइंस का तो ग्रोथ होता गया। गेट इट? सो इस तरीके से साइंस जो है वो आगे बढ़ती है, जैसे कोपर्निकस, केपलर, ये ऑर्स्टेड, फिर बायट-सैवर्ट। ठीक है, सो दिस इज इट। ओके, सो 1820 discovery of magnetic field by electric current, credit goes to Oersted. Okay, अब इसी थ्योरी में आगे बढ़ते हैं तो 1830 में फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे। इनको क्रेडिट मिला, इनको क्या क्रेडिट मिला? ऑर्स्टेड का जो क्रेडिट था उससे जस्ट रिवर्स। ऑर्स्टेड ने कहा इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। इन्होंने कहा कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी वो डेवलप होती है, इसका जस्ट अपोजिट। अब ये जो जस्ट अपोजिट वाली बात है, ये सभी स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से इस बात को जो सुनने को कह रहा हूं। केवल ये कंसेप्ट नहीं, लेकिन ये इस कंसेप्ट के भी पीछे की ये जो बात है वो कि साइंस के अंदर हम एक वर्ड, एक फ्रेज बहुत फेमस है, वो ये है कि नेचर लव सिमेट्री। नेचर लव सिमेट्री। और साइंस क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। तो साइंस के अंदर कई डिस्कवरीज जो हमें आगे चल के देखने को मिलेगी वो होंगी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। यहीं से समझो, ऑर्स्टेड ने इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड, फैराडे ने 10 साल बाद मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पर आपके पूरे 11th और 12th की कई थ्योरीज जो हैं वो आपको वो देखने को मिलेगी। क्लियर बात? ओके, ओके, सो अब हम बात करते हैं साइंस और उसकी ब्रांचेस की। तो सब जानते हैं कि साइंस की 3 ब्रांचेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी के फिर 2 सब पार्ट्स, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो फिजिक्स आया है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से। सो ग्रीक में वर्ड है फ्यूसिस, वहां से आया फिजिक्स। संस्कृत में भौतिकी, हिंदी में भी सेम वर्ड। सो अब
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, एक सिंपल एग्जांपल से हम ये समझते हैं कि कहाँ पर कौन से साइंस का पार्ट है। फॉर एग्जांपल 3 ऑब्जेक्ट हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट ये 10 kg का, ठीक है, यहाँ पर एक प्लांट, इस टाइप से, इस प्लांट का मास भी 10 kg, ओके, और यहाँ पर कोई एनिमल ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो इस एनिमल का मास भी 10 kg, फाइन। सो फिजिक्स वालों की ड्राइंग हमेशा अच्छी रहती है, तो मेरी भी ड्राइंग बहुत अच्छी है। सो अब फिजिक्स की नज़र में ये तीनों 10-10 kg के ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। 10 kg 10 kg 10 kg। हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर, कि अगर सपोज ये कोई स्टोन है, तो केमिस्ट्री वाला जो पर्सन है या जो ये साइंस की जो ब्रांच है, वो केवल इसके अंदर जो केमिकल्स हैं उनकी बात करेगा कि ये सिलिकॉन का बना है, ये कार्बन का बना है, और सो ऑन, ये स्टोन जो है वो कैसा बना है। बायोलॉजी वाला पर्सन, क्योंकि सब जानते हैं कि बायोलॉजी मतलब साइंस का वो पार्ट जो लाइफ से रिलेटेड है। अब लाइफ 2 टाइप की है, बॉटनी मतलब कि प्लांट्स, और जूलॉजी मतलब एनिमल्स। साइंस का बायोलॉजी वाला पार्ट मतलब लाइफ से रिलेटेड, प्लांट लाइफ या एनिमल लाइफ। ओके, सो ये दोनों जो हैं, ये दोनों की जो लाइफ रिलेटेड साइंस है, कि बॉटनी मतलब उसके प्लांट्स की लाइफ रिलेटेड जो है वो मतलब साइंस, और यहाँ पर एनिमल की लाइफ से रिलेटेड साइंस, वो आएगा बॉटनी और जूलॉजी का पार्ट। सो फिजिकल क्वांटिटी सारी हमारे फिजिक्स का कंटेंट, ओके ओके। सो यहाँ तक हमने समझा कि फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड, ये जो टॉपिक है, इनमें क्या क्या कंटेंट है। अब हम बात करें, हम फिजिक्स की चीज़ों को, फिजिक्स के लॉज को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को अलग अलग टाइप से डिवाइड करते हैं। तो जब हम बहुत छोटे डायमेंशंस की 10⁻⁻⁶ या इससे भी छोटे, जब हम इतने डायमेंशन की चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो वो कहलाता है माइक्रोस्कोपिक। नाम से क्लियर है, माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर का, ओके। फिर जब हम बात करते हैं मैक्रो, तो मैक्रोस्कोपिक के अंदर हम बात करते हैं मेनली टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, मतलब स्पेस, सन, अर्थ, ये सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, इनकी जब हम बात करते हैं तो वो आता है इस कंटेंट में, दैट इज मैक्रोस्कोपिक। और जो डेली लाइफ के हमारे एग्जांपल्स होते हैं, कोई कार यहाँ से वहाँ जा रही है, कोई व्हीकल आ रहा है, एक पर्सन जा रहा है, एक बॉल फेंक दिया गया, ठीक है। सो ऐसी सब चीज़ें, वो आता है फिजिक्स के अंदर मीजोस्कोपिक का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल कोई पर्सन, कोई कार एटसेट्रा, इस रेंज के जो ऑब्जेक्ट्स, वो यहाँ पर मीजोस्कोपिक का पार्ट बनते हैं, ओके ओके। सो ये एक क्राइटेरिया पे हमने यहाँ फिजिक्स को डिवाइड किया, जिसमें कि हमने उसके डायमेंशंस के अकॉर्डिंग पूरे फिजिक्स को अलग अलग कर दिया। तो ये एक बात बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हम समझ सकते हैं कि जैसे एक इंडिया की पॉपुलेशन है, तो उसको हम अलग अलग क्राइटेरिया से डिवाइड कर सकते हैं। हम बोले रिच पुअर, तो हो सकता है कि रिच जो है वो गांव में भी हो सकता है और पुअर शहर में भी हो सकता है। तो रिच पुअर के बेस पे इंडिया की पॉपुलेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। फिर हमने जो क्राइटेरिया है वो चेंज किया, अब हमने कर दिया रूरल अर्बन, कि गांव में रहने वाले और शहर में रहने वाले। तो अब क्या होगा कि पहली क्राइटेरिया में रिच पुअर में कुछ गांव के भी लोग थे, शहर के भी लोग थे रिच कैटेगरी में, पुअर में कुछ गांव के लोग थे, शहर के लोग थे उस पुअर कैटेगरी में, ओके। अब सेकंड क्राइटेरिया रख दिया हमने रूरल और अर्बन, मतलब गांव और शहर के लोग, तो उसके अंदर वो डिवीजन जो है वो सेपरेट होगा, ठीक है।
सो वही फिजिक्स है लेकिन उसके क्राइटेरिया डिफरेंट है। अभी अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था, वो सिर्फ ये था कि चीज़ का डिस्कवरी आज से 1000 साल पहले हुआ है कि आज हुआ है, नो मैटर। बहुत छोटी है तो वो जाएगा वो जो है ये माइक्रोस्कोपिक में, ठीक है, बहुत बड़ी है तो जाएगा मैक्रोस्कोपिक में, और बीच वाले जो है वो एलिमेंट्स हैं वो जाएगा मीजोस्कोपिक में। गेट इट? अब हम क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं, ठीक। तो सेकंड क्राइटेरिया जिस पर कि अभी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो है कि फिजिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आता है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा आता है क्वांटम फिजिक्स। तो फिजिक्स की वही सब चीजें लेकिन क्लासिकल और क्वांटम। अब क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स का रीजन क्या रहा, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर फिर से वही बात कि इसको मेनली न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि मेनली इसका कंटेंट वही है जो मैकेनिक्स और वो सब जो स्टडी रहा। दूसरे तरीके से इसको हम प्री 1900 ईयर भी यहाँ पर हम कहते हैं कि 1900 जो था साल, उससे पहले पहले की जो डिस्कवरीज थी वो मेनली मैकेनिक्स और इन सब चीज़ों पे थी कि सन के अराउंड जो है ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वो जो है जैसे मैंने आपको बताया कि वो कॉपरनिकस और केपलर वाली बातें, और कोई पार्टिकल हमने फेंका एंड सो ऑन, तो वो सब बातें वो इस कैटेगरी में थी। तो मेनली इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स या मैकेनिक्स, कोई जो है ये मूवमेंट हो रहा है वो पार्टिकल का, वो मेनली इस क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट था। 1900 जो ईयर है उनके बाद जो नई नई डिस्कवरीज हुई, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी आई सीन में, और भी कई नई नई जो डिस्कवरीज आई, तब से एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर स्टडी जो है वो ज़्यादा स्टार्ट हो गई। डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो वो सब जो पार्ट स्टार्ट हुआ, तो उन सब पार्ट का कोई भी आंसर, कोई भी रिप्लाई, कोई सोल्यूशन यहाँ तक कि डेवलप्ड फिजिक्स में नहीं था। तो वो एक नई फिजिक्स जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, उसको यहाँ पर हमने इस पूरे पार्ट में यहाँ पर सेपरेट किया, जो हमारे 12th क्लास का कंटेंट है, जिसमें कि काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो पार्ट आ जाता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। ओके, सो इसको हम मॉडर्न फिजिक्स नाम से भी जानते हैं। दूसरा, इसको हम पोस्ट 1900 के नाम से भी हम जो है यहाँ पर जान सकते हैं कि मेनली जो डिस्कवरीज यहाँ आई थी वही है। तो फिर से ये सेकंड क्राइटेरिया, क्लासिकल और क्वांटम में हमने पूरी फिजिक्स को डिवाइड कर दिया। फाइन, ओके। सो अभी हमने फिजिक्स को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसका स्टडी किया। अब जब जैसे कि ये बात हुआ था कि हम साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर डिस्कवरी करते हैं, तो हमें कोई भी चीज़ जब मिलती है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बाद वहाँ से हम थ्योरी जो दे पाते हैं, या फिर हम कुछ एक अंदाजा लगा पाते हैं कि ऐसा हो सकता है। ओके, तो 3 टर्म्स और हैं जो हमारे फिजिक्स में पूरे 11th-12th में बार बार काम में आएंगी। तो अब उन 3 टर्म्स को हम समझ लें, क्योंकि वो बार बार हर एक चैप्टर के अंदर आप मान के चलिए कि उन 3 में से कोई सा टर्म आने वाला है। सो फर्स्ट वन इज हाइपोथेसिस। जैसा मैंने कहा कि कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी वो कुछ कंफर्मली नहीं कह पा रहे हैं, हाँ, पर उनका मन है कि शायद ऐसा होगा, ठीक है। तो वो कहेंगे कि ये मेरा हाइपोथेसिस है, मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से प्रूव नहीं कर पाया, मैं इसके फॉर्मूले नहीं बना पाया, लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन, मेरे एक्सपेरिमेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा ऐसा होगा। तो वो उसमें कुछ हाइपोथेसिस देते हैं जिसमें कि वो खुद भी श्योर नहीं होते हैं कि कंफर्मली ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डी ब्रॉगली, ये एक साइंटिस्ट थे, तो इनका हाइपोथेसिस था, इन्होंने ऐसा सोचा था कि कोई पार्टिकल चलता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, उसको हम मैटर वेव बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाइपोथेसिस। हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल बातें करना, तो वहीं से रिलेटेड है ये हाइपोथेसिस। मतलब जो कह रहा है पर्सन, जो साइंटिस्ट जो बात कह रहे हैं, उनको खुद को ऐसा लगता है, बट वो खुद उस पर 100% श्योर नहीं है। सो दैट टर्म इज नोन एज हाइपोथेसिस। सो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस।
ठीक है। अब उसको आगे चल के वो साइंटिस्ट उसको सही प्रूव कर देंगे या फिर कोई और साइंटिस्ट उस बात को सही या गलत प्रूव कर देगा कि नहीं भाई इनका जो हाइपोथेसिस था वो गलत था और ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो अब जैसे डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस था उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था डेविसन जर्मन ने। ठीक है। तो इनका हाइपोथेसिस और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया इन्होंने। ठीक बात। ओके। अब हाइपोथेसिस के बाद यहां पर बात आती है सेकेंड टर्मिनोलॉजी की। वो टर्म है एक्सियम। ये क्या होता है एक्सियम? एक्सियम के अंदर जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो खुद श्योर है, उसकी नज़र में वो श्योर है कि भाई मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए और इस एक्सपेरिमेंट का ऐसा ऐसा रिजल्ट आया। अब ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट किए और कुछ एक ही टाइप के रिजल्ट आते गए। हो सकता है कि 1001, 1002 कुछ नया रिजल्ट वाला एक्सपेरिमेंट हो सकता था। ठीक है। तो एक्सियम से हम ये नहीं कह सकते कि 100% गारंटेड है कि यही सही होने वाला है। ओके। बट ये उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी को समझाने के लिए एक जो भी फॉर्मूला या जो भी बात बोला, तो दैट इज एक्सियम। ओके। सिमिलरली इसके काफी क्लोज टर्म आता है मॉडल। मॉडल टर्म क्या होता है? ये मेनली हम एटॉमिक मॉडल्स में हम देखते हैं, रदरफोर्ड मॉडल और किसी का मॉडल एंड लाइक दैट। सो बोर मॉडल। सो मॉडल में क्या हुआ कि आपने कोई किसी साइंटिस्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट से उनको कोई रिजल्ट मिले, और वो रिजल्ट को समझाने के लिए पूरी थ्योरी हमें वहां पर दे देते हैं। जैसे पहले एटम से एक मॉडल ऐसा जो माना गया था कि जैसे पंपकिन के अंदर जो उसके सीड्स होते हैं, तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, उस टाइप से न्यूक्लियस रहता है। ऐसा एक साइंटिस्ट का थॉट था। अभी आप 11th क्लास में हैं तो इतना इसके बारे में और डेप्थ में भी जानने की जरूरत नहीं, पर एक बात हम समझें तो दैट इज अ थ्योरी जो उनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से उन्होंने फ्रेम किया। सो दैट थ्योरी मेकिंग इज नोन एज मॉडल। फॉर एग्जाम्पल रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल एटसेट्रा। ओके। तो ये तीन जो टर्मिनोलॉजीज हैं, हाइपोथेसिस, एक्सियम एंड मॉडल, ये हमारे हर चैप्टर के अंदर मिलता रहेगा। हर साइंटिस्ट की जो रिसर्चर्स हैं उसका पार्ट होता रहेगा। ओके। सो यहाँ तक सारी बातें क्लियर। अब इसके बाद हम फिजिक्स की स्टडी करने के लिए कई बार कंसेप्ट को मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट ये रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी ऐसी ऐसी थ्योरीज दिए हैं, ऐसा वर्क किया है जो कि अनबिलीवेबल था। ठीक। उनमें से एक जो इनका सबसे फेमस वर्क जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ऑप्टिक्स, इन तीनों सेपरेट जो कंसेप्ट थे, इन तीनों कंसेप्ट को इन्होंने मिलाया। इन्होंने कहा कि ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर ये इंटरडिपेंडेंट है, और इन सबको मिलाकर एक नया कंसेप्ट EM वेव्स यहाँ पर डेवलप किया या इसको समझाया। सो EM वेव्स, हम जो लाइट आज देखते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब जो लाइट है, मैं अगर इनका एक एक अल्फाबेट्स लिख कर आपको समझाऊं तो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है। और ये जो विजिबल है, दिस वन, ये विजिबल वाला पोर्शन, इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो सब जानते हैं कि ये लाइट है, तो ये डिवाइड होगा विबग्योर में। ठीक है। सो यहाँ पर
गामा रेज, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। रेडियो वेव एफएम सब सुनते हैं, माइक्रोवेव सबके घरों में होता है। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी हम बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, इनफैक्ट डेटा ट्रांसफर के अंदर भी हम यूज़ करते हैं। विजिबल लाइट के कारण ही हम देख पाते हैं। अल्ट्रावायलेट का डेली लाइफ में कुछ ऐसा खास नहीं, पर हाँ और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और उन सब जगह यूज होता है। एक्सरेज सब जानते हैं, एक्सरेज क्या होता है। गामा रेडिएशन ये न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है, और यूरेनियम और वो सब गामा रेडिएशन जो है वो लिबरेट करते हैं, इतना हम सब जानते हैं। तो ये जो सारी एनर्जी है, ये सारी एनर्जी होती है EM वेव्स, और इन सब एनर्जीज के अंदर इलेक्ट्रिक कंसेप्ट भी होता है, मैग्नेटिक कंसेप्ट भी होता है, और लाइट ऑप्टिक्स का भी कंसेप्ट होता है। तो 3 सेपरेट कंसेप्ट को यूनिफाइड करके एक कंसेप्ट बनाया था साइंटिस्ट मैक्सवेल ने, और उसका नाम दिया था EM वेव्स। तो ये जो EM वेव्स, ये बहुत एक बड़ा कंसेप्ट यहाँ पर प्रूव हुआ। लेकिन अब इस बात को हम समझें तो इस एक कंसेप्ट को बनाने के लिए इन्होंने 3 सेपरेट कंसेप्ट को यूनाइट किया। ओके, तो फिजिक्स के अंदर ये चीजें भी आपको बार बार देखने को मिलेगी, एंड दिस इज टर्म्ड एज यूनिफिकेशन। कभी किसी चीज को समझने के लिए, जैसे यहां पर वो चीज क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, EM वेव्स। तो कभी किसी कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पुराने कंसेप्ट को यूनिफाइड करना पड़े, जोड़ना पड़े, तो वो फिजिक्स की यूनिफिकेशन स्टडी कहलाता है, कि हमने यूनिफाई किया किसी चीज को समझने के लिए। तो हम फिजिक्स में कभी हमें समझना होगा तो हो सकता है कि हम डिफरेंट कंसेप्ट को यूनिफाइड करें। ओके, सो दिस इज टर्म्ड एज यूनिफिकेशन। ओके, सो जैसे अगर कंसेप्ट को आपस में कंबाइन किया और स्टडी वहां पे किया, तो दैट इज नोन एज यूनिफिकेशन। सिमिलरली एक दूसरा तरीका भी होता है रिडक्शन। तो हो सकता है कि हमें कोई कंसेप्ट को अगर समझना है तो हम उस पूरे बड़े कंसेप्ट को लेकर हम नहीं समझ सकते, हमें उसको थोड़ा ब्रेक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मुझे प्लेन मिरर के बारे में स्टडी करनी है, तो प्लेन मिरर की स्टडी मैं EM वेव्स के कंसेप्ट को लेकर एग्जैक्टली नहीं कर पाऊंगा। EM वेव्स में से मुझे जाना पड़ेगा सिर्फ ऑप्टिक्स वाले पार्ट पे। ऑप्टिक्स में भी 2 पार्ट्स आएंगे, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो मुझे जाना पड़ेगा ये रिफ्लेक्शन वाले पार्ट पे, और रिफ्लेक्शन में भी फिर 2 पार्ट्स आएंगे, प्लेन मिरर और कर्व्ड मिरर। तो ऑब्वियसली मुझे क्या पढ़ना है, प्लेन मिरर। तो मुझे ये पार्ट वहां पर चूज करना है। मीन्स यहां मैंने एक कंसेप्ट को ब्रेक किया, दूसरे कंसेप्ट और ब्रेक किया, और अंदर हम जाते गए। फाइनली हमें जिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करनी है वो हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। मतलब इसमें हम कंबाइन नहीं कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। सो दिस टर्म है ये तरीका जिससे कि हम हमारी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज टर्म्ड एज रिडक्शन। ओके ओके, सो अब हमारे सिलेबस से रिलेटेड यूनिफिकेशन की मैं बात करूं, सो यूनिफिकेशन में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टाइन। तो अब आइंस्टाइन को ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट क्यों कहा जाता है, अगर इस बात पे हम जाएं तो सिंपल एक लाइन में आंसर ये है कि बाकी साइंटिस्ट लोगों ने जो भी वर्क किया वो ऐसा था कि वो और भी सब साइंटिस्ट उस बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि न्यूटन सर ने मैकेनिक्स में बहुत अच्छा जो डिस्कवरीज किया है, बहुत सी चीज़ें हमें बताई हैं, पर मैकेनिक्स पर रिसर्च बहुत पहले एरिस्टोटल, गैलीलियो, बहुत सारे साइंटिस्ट ने वो जो काम किया था। आइंस्टाइन जो थे उन्होंने जो चीज़ें हमें बताई साइंस में, वो आज तक उसको अच्छे से, सही तरीके से, इतने सुपर कंप्यूटर्स और इतने साइंटिस्ट मिलकर भी सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं।
उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिलते जा रहे हैं, इस वजह से उसको मानना पड़ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसी सीरीज में हम ये बात करें सो ग्रैंड यूनिफिकेशन फोर्सेस या ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी जो आइंस्टाइन सर की रही थी। तो ये एक ऐसे वर्क थे जो कि कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता था, जो इन्होंने यहाँ पर जो कर दिए। इसलिए सर आइंस्टाइन को ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जो है कहा जाता है। तो उसी सीरीज में मैं अगर इस यूनिफिकेशन थ्योरी की बात करूं, सो इट वाज ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी which is known as GUT या ग्रैंड यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। ये दोनों नाम से फेमस है। ओके, अब इसका इस थ्योरी में ये क्या प्रूव करना चाह रहे थे, ये पूरी तरीके से थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और फिर इनकी डेथ हुई। तो एग्जैक्टली इस थ्योरी से ये क्या प्रूव करना चाह रहे थे, अब हम उस बात पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो फंडामेंटल फोर्सेस, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल फोर्सेस आर देयर, ओके, तो हम वहां पर आंसर देंगे 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। ओके, फर्स्ट ग्रेविटेशनल, सेकेंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, थर्ड strong nuclear, and fourth is weak nuclear. ओके, तो ये 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस हमसे जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये हुआ। अब सर आइंस्टाइन ने ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी के अंदर कहा था कि एक दिन साइंस यहाँ पे पहुंचेगा जब हम इस बात को मानेंगे कि ये 4 एक्चुअल में 4 टाइप के फोर्सेस नहीं है। दीज आर एक्चुअली फोर्स ऑफ ओनली 1 टाइप। ये सब एक दिन ये यूनिफाइड हो जाएंगे और यूनिफाइड होकर ये सिर्फ एक टाइप का फोर्स ही बन जाएगा। पूरी थ्योरी उनकी नहीं हो पाई, उसके बाद काफ़ी लोगों ने और उसके आगे जो ये वर्क किया, और 1979 में थियोरेटिकली और 1984 में प्रैक्टिकली ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर एक्चुअल में एक ही टाइप का फोर्स है, ये दोनों डिफरेंट नहीं है। ओके, तो इसका मतलब अगर ये दोनों यूनिफाइड हो गए तो हमारे पास कुल मिला के 3 टाइप के फोर्स रह गए। आइंस्टाइन जी ने कहा था कि एक दिन आएगा जब हम हमारी साइंस को हम ले जाएंगे जब ये चारों मिलके एक ही टाइप का फोर्स हो जाएगा। ओके, तो अभी ये दोनों तो कंबाइन हो चुके हैं 1979 में थियोरेटिकली और 1984 में प्रैक्टिकली, और इनका जो कॉम्बिनेशन का नाम है वो है इलेक्ट्रो वीक फोर्स। इसको कंबाइंडली हम बोलते हैं इलेक्ट्रो वीक फोर्स। ओके, सो ये एक यूनिफिकेशन का एक प्रोसेस जो आगे बढ़ रहा है। फाइन, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द कंटेंट ऑफ फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड 11th क्लास एनसीईआरटी। और भी कोई भी बोर्ड की बुक्स हो तो उनमें फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड ही होगा। सो यहाँ पर हमने पूरे चैप्टर का एक अच्छे से डिटेल्ड स्टडी किया। एक बार चैप्टर को रीड गौर कर लीजिए, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही एग्जांपल्स हैं। तो दिस इज अ फुल चैप्टर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल।